को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़े थे और इल्तुतमिश के बारे में हम लोग यह जान चुके थे कि जब वो जिंदा ही था तो अपने योग्य पुत्री रज़िया सुल्तान को शासिका घोषित कर चुका था। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ उसके अगले ही दिन जो है दिल्ली के उच्च वर्ग के अमीरों द्वारा रज़िया सुल्तान के बजाय इसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को ज़बरदस्ती गद्दी पे बैठाया गया, जो कि एक अयोग्य शासक था, विलासी प्रवृत्ति का था, शराब और शबाब का शौकीन व्यक्ति था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो शासनकाल रहा है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहा है, 2 से 3 मंथ तक ही वो शासन कर पाया। और जब तक रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन किया तब तक उसकी माँ जो है शाह तुर्कान छाई रही, सारा डिसीजन वगैरह उसकी माँ शाह तुर्कान ही लिया करती थी। इसके बाद जो है रज़िया सुल्तान लाल वस्त्र पहन करके जनता के समक्ष गई और आम जनता से गुहार लगाई कि हमारे पिताजी जो हैं हमको अपना उत्तराधिकारी बना के गए थे और दिल्ली के अमीर वर्गों के द्वारा हमारे भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को ज़बरदस्ती गद्दी पे बैठाया गया है, जो कि एक अयोग्य शासक है, जो एक विलासी प्रवृत्ति का है। इसके हाथ में जो है दिल्ली का जनता जो है सही से नहीं रह सकता है और हमारा राज्य जो है सही से तरक्की नहीं करेगा। इस बात को आम जनता भी जानता था कि ये तो सही बात है, रुकनुद्दीन जो है शराब शबाब का शौकीन है, दिन भर शराब वगैरह पीता था, बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का था। तो जनता के हस्तक्षेप से रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जो है गद्दी पर से हटाया गया और पुनः रज़िया सुल्तान को दिल्ली के गद्दी पर बैठाया गया। रज़िया सुल्तान का जो शासनकाल रहा है वो 1236 से लेकर के 1240 तक रहा है। और इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, ये कहानी के तौर पे समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें देखिए हम ज़्यादा लिखे भी नहीं है कि आपको मतलब कि ज़्यादा दिक्कत हो, सिर्फ नाम को याद रखना है, कैसे कैसे कौन सा विद्रोह हुआ, क्या हुआ, कहानी के तौर पे सुनिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। रज़िया सुल्तान जब शासिका बनी तो ये अपना कमजोरी को अपने तक ही सीमित रखी और ये कभी नहीं सोची कि हम एक महिला हैं, क्योंकि यही सोच करके अमीर लोगों ने, दिल्ली के अमीर वर्ग के लोगों ने इसका विद्रोह किया था कि हम महिला को सुल्तान नहीं मानेंगे। तो जब शासिका रज़िया सुल्तान बनी तो पुरुषों के भांति कोट और टोपी पहनकर आम जनता के समक्ष जाने लगी और उससे रूबरू होने लगी, उसके समस्याओं को सुनने लगी और उसका निवारण की, ठीक है। रज़िया सुल्तान जिस समय गद्दी पर बैठी उस समय का प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन की, क्योंकि जो राजा बना वो अपने हिसाब से अपना प्रशासनिक व्यवस्था के पद पे अलग अलग लोगों को बैठाता था। तो उसी प्रकार जो है रज़िया सुल्तान भी अपने प्रशासनिक व्यवस्था को चेंज करते हुए अलग अलग पदों पे जो है अपने विश्वसनीय लोगों को बैठाया। तो उस समय का एक पद था अमीर ए आखूर, अर्थात अश्वशाला का प्रधान, जो उस समय का सबसे मलाईदार पद था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पैसा था और उस विभाग में जो है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था। इसलिए भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए रज़िया सुल्तान जो है अपने ही एक विश्वसनीय गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूत को गद्दी पे बैठाया और अश्वशाला का प्रधान बनाया। और ध्यान रहे मलिक जलालुद्दीन याकूत जो है ये तुर्की मुसलमान नहीं था, ये अबिसिनिया का रहने वाला था। तो जब रज़िया सुल्तान के द्वारा अश्वशाला का प्रधान मलिक जलालुद्दीन याकूत को बनाया गया तो इससे खफा होकर के अल्तुनिया, जो कि पंजाब यानी भटिंडा का इख्तियार नियुक्त किया गया था रज़िया सुल्तान के ही द्वारा, अल्तुनिया जो है रज़िया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह जारी कर दिया। और इस विद्रोह में जो है दिल्ली के उच्च वर्ग के अमीरों ने भी अल्तुनिया का साथ दिया। तो आपको हम बता दें कि रज़िया सुल्तान जो है अपने पिता के तरह ही बहुत दूर का सोचती समझती थी, परख लेती थी अच्छे तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो
अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान अपने दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए अल्तुनिया से कहा कि आप क्या एक विभाग के लिए मरे जा रहे हैं, इसके लिए विद्रोह कर रहे हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं और उसके बाद जो आप हैं पूरे साम्राज्य का ही राजा बन जाइएगा। तो इस प्रकार जो है वैवाहिक नीति के द्वारा रजिया सुल्तान जो है अल्तुनिया से विवाह कर ली और अल्तुनिया के विद्रोह को दबाया। इसके बाद जो है रजिया सुल्तान के राज्य के अनेक क्षेत्रों में विद्रोह होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये महिला शासिका थी। और ध्यान रहे, भारतीय इतिहास में रजिया सुल्तान ही कौन है, प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी थी। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह होना शुरू हो गया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान और उसका पति अल्तुनिया राजधानी से बाहर गया और उसी क्रम में दिल्ली के अमीर वर्गों के द्वारा मलिक जलालुद्दीन याकूत को मार दिया गया रजिया सुल्तान के अनुपस्थिति में। और ये जो मलाईदार विभाग था अशुशाला, इसका प्रधान जो है अमीर वर्ग के लोग जो है अपने हिसाब से मुइजुद्दीन बहराम शाह को उस गद्दी पे बैठा दिया। और इसके बाद जो है रजिया सुल्तान अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह को दबाती थी, फिर दूसरे क्षेत्र में जाती थी, वहां विद्रोह को दबाती थी, आराम करती थी, फिर दूसरे क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जाती थी। इसी क्रम में जो है पंजाब के कैथल नामक स्थान पे वो आराम कर रही थी अपने पति के साथ और कुछ षड्यंत्रकारी डाकुओं के द्वारा जो है आक्रमण किया गया रजिया सुल्तान के ऊपर और 13 अक्टूबर 1240 में जो है उसका मृत्यु हो गया। इस प्रकार से जो है रजिया सुल्तान का शासनकाल समाप्त हो गया। बहुत बड़े बड़े इतिहासकार भी जो है इसके बारे में कहते हैं कि अगर रजिया सुल्तान महिला नहीं होती तो इनका नाम भी जो है बड़े सुल्तानों में लिया जाता। ये भाग्य इसको महिला बना दिया, नहीं तो एक सुल्तान में जो गुण होना चाहिए वो सब गुण रजिया सुल्तान में था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है रजिया सुल्तान का शासनकाल समाप्त हुआ। रजिया सुल्तान के बाद जो है 1240 ईस्वी में बहराम शाह गद्दी पे बैठा। और ध्यान रहे, रजिया सुल्तान के बाद 1240 से 1265 ईस्वी तक जो सुल्तान का पद था उसका महत्व खत्म हो चुका था। सुल्तान के पद का कोई वैल्यू नहीं था। और इसके बीच में 1240 से लेकर के 1265 ईस्वी तक निकम्मा बेहाया एकदम गया गुजरा शासक जो है शासन किया है, तो उसको भी देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बहराम शाह को देखते हैं जो कि 1240 ईस्वी में शासक बना। इसका शासनकाल जो 1240 से लेकर के 1242 तक रहा है। और बहराम शाह अपने शासनकाल में जो है एक नया पद नियुक्त किया, उस पद का नाम था नायब। नायब को जो है उप सुल्तान कहा जाता है, यानी कि सुल्तान के बाद जो ओहदा के तौर पे सबसे बड़ा पद होगा वो नायब का पद होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है बहराम शाह का हत्या करवा दिया गया दिल्ली के उच्च वर्ग के अमीरों द्वारा। उसके बाद 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पे बैठाया गया। और एक नंबर का निकम्मा ये राजा जो था, ये सुल्तान जो बना, एक नंबर का निकम्मा था, एक नंबर का बेहाया, मतलब सबसे गया गुजरा शासक अलाउद्दीन मसूद शाही था। इसका शासनकाल 1242 से 1246 तक रहा है। और इसको जो है बंदी बना करके मौत के घाट उतार दिया। आप याद कीजिए, इल्तुतमिश के द्वारा जो है 40 दल तैयार किया गया था। उसी 40 दल में से एक गुलाम बलबन भी था। तो बलबन जब अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बना करके मौत के घाट उतार दिया, तो बलबन जो है इल्तुतमिश का पोता नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। और नसरुद्दीन महमूद जो है बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, बहुत ही सच्चरित्र प्रवृत्ति का था।
और इसके बारे में कई इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि ये अपना जीवन निर्वाह जो है टोपी सिलकर किया करते थे। टोपी को बनाते थे, सिलते थे और मार्केट में बेचते थे। उससे जो फायदा होता था उससे अपना जीवन यापन करते थे। और नसरुद्दीन महमूद जो है अपने साम्राज्य के लिए हमेशा एक्टिव रहते थे कि हमको समाज के हित में करना है, जो भी करना है समाज के कल्याण के लिए करना है। और नसरुद्दीन महमूद शाह इस बात को जानता था कि हम जो गद्दी पर बैठे हैं इसमें बलबन का बहुत बड़ा हाथ है। इस वजह से नसरुद्दीन महमूद जो है बलबन को नायब के पद पर नियुक्त किया। और जैसे ही बलबन नायब के पद पर बैठा तो बलबन का ओहदा जो है बढ़ गया, उसका कद जो है बढ़ गया और धीरे धीरे बलबन का कद बढ़ते गया। और बाद में जाकर के बलबन अपने पुत्री का विवाह जो है नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। यहाँ पर जाकर के भी बलबन का चाहत नहीं रुका, उसका चाहत अब सुल्तान बनने का था। उसके मन में आ गया था कि हमको सुल्तान के गद्दी पर बैठना है। तो कई इतिहासकारों के द्वारा ऐसा कहा जाता है, ये अपवाद है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नसरुद्दीन महमूद को जो है बलबन के द्वारा ही जहर दे दिया गया था, जिस वजह से जो है नसरुद्दीन महमूद का मृत्यु हो गया और दिल्ली के गद्दी पर अगला सुल्तान के तौर पर जो है बलबन बैठा। ठीक है, तो 1246 से लेकर के 1265 तक नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल रहा। इसके बाद जो है बलबन गद्दी पे बैठा। तो आगे के क्लास में जो है हम लोग बलबन को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।